हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। आज चलिए हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक बॉडी के बारे में। संवैधानिक बॉडी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो हमारा संविधान है ना, वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया है टू इंश्योर द इफिशियंट फंक्शन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए, अच्छे से रेगुलेट करने के लिए। दीज बॉडी और द प्रोवाइडेड अंडर द वेरियस आर्टिकल। ये बहुत सारे आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया है। एंड दे प्ले द क्रूशियल रोल। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, जस्टिस में, इस सारी चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब बात करते हैं एक एक करके, हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है जैसे कंडक्ट करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करना है। मेन इसका यही फंक्शन है कि जो भी इंडिया में इलेक्शन है ना, उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करना है। जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो गया, विधानसभा का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया। ये सारे इलेक्शन को रेगुलेट करता है, उसको मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। ठीक है, ताकि जो भी हमारे स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए बिहार में इलेक्शन होता है। ठीक है, बिहार में जो मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है ना, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। जैसे कि मान लीजिए वही राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो वो भी उसका भी रेगुलेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ना, और अदर एंड 2 अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे कि बोलती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CAG बोलते हैं। इसको आर्टिकल 148 के अंतर्गत लाया गया है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसको मेन फंक्शन है, जो भी अकाउंट है ना, जैसे मान लीजिए कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। इस सारे को अकाउंट को ऑडिट करता है। ये स्टेट को, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जैसे यूनियन को और स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है ना, उसको ऑडिट करता है, ताकि कोई करप्शन, ये देखता है कि हाँ, जो भी अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, रेवेन्यू आ रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, मतलब सही जगह एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं। ये नहीं कि हाँ, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि हाँ, आपको ये एक्सपेंडिचर का पैसा खर्च करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लिए और फिर आप वहाँ पर खर्चा ही नहीं किए, तो इसको सारे को ऑडिट करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको ऑडिट करता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, जो भी CAG को अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि UPSC को बोलते हैं। ठीक है, यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, जैसे कि ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 के अंतर्गत आता है। उसका फंक्शन क्या है? जो भी यूपीएससी का, जैसे यूपीएससी का एग्जाम, जो भी मतलब जैसे कि IAS IPS का जो भी एग्जाम कंडक्ट करना है ना, तो ये यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी के जैसे कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस एंड द एडवाइस द गवर्नमेंट एंड सर्विस। जैसे मान लीजिए जैसे कि IPS के सर्विस थी, जैसे यूपीएससी हो गया, जैसे कि यूपीएससी का अलग ही एक मतलब ये थी है, वो जो भी ऑल इंडिया सर्विस होता है ना, जैसे कि IAS हो गया, ये ऑल इंडिया सर्विस हो गया, IFS हो गया, ये ऑल इंडिया सर्विस हो गया, IAS हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, ये ऑल इंडिया सर्विस हो गया। यूपीएससी आप मतलब ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, और जो भी IAS IPS IRS जो भी है ना, इसको सेलेक्ट करता है, रिक्रूटमेंट करता है, ताकि ये गवर्नमेंट मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। इसका मेन मतलब इसका स्ट्रक्चर है, एक चेयरमैन है, मतलब एक चेयरमैन होता है एंड अदर मेंबर होता है, जो कि अपॉइंटमेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया ना,
स्टेट लेवल पर हो गया, ठीक है। और यूपीएससी हो गया जो कि सेंट्रल लेवल पर होता है। ये सेंट्रल मतलब पूरे सेंट्रल मतलब सेंट्रल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ स्टेट में ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में होगा, तो बिहार में जो बीपीएससी का होता है ना, तो ये मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखता है जो भी बीपीएससी के का रिजल्ट। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि जैसे कि ऐसे डीएसपी का हो गया, जैसे थी अरे डीएसपी का हो गया, इनकम टैक्स का हो गया। तो स्टेट में जो भी मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट है ना, ये ग्रेड का, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसका आर्टिकल 315 से लेकर 323 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अब इसका बात मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है ये कि कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट स्टेट सर्विस, जो भी स्टेट में सर्विस है ना, और उसको मतलब फंक्शन एग्जामिनेशन करता है और इसको रिक्रूटमेंट करता है। जो भी स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, जो कि गवर्नर जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 300 मतलब आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन जो रिकमेंडेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड एमोंग द स्टेट देमसेल्फ। मान लीजिए कि जो फाइनेंस कमीशन है ना, मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा आया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आ गया, पब्लिक अकाउंट में पैसा आ गया, तो उस पैसों को स्टेट और यूनियन में कैसे डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है। ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है कि हाँ कैसे कितना परसेंट स्टेट को देना है, कितना परसेंट यूनियन को देना है। जैसे अभी 42% स्टेट को दिया जाता है, तो वो भी वह फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि हाँ इस स्टेट को इतना पैसा दीजिए, इस स्टेट को इतना पैसा देना है। वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड एडवाइस देता है पीएम को, और पीएम ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये भी एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, और ये जो कि आर्टिकल 338 के अंतर्गत लाया गया है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? investigate and monitor the all matter related to the constitutional and the legal safeguard the schedule caste and evaluate the working। जो भी शेड्यूल कास्ट है ना, मतलब शेड्यूल कास्ट के जो भी जितने भी आते हैं उसका मतलब जो भी इंटरेस्ट है ना, उसको सेव करता है। उसका जो भी मॉनिटर, उसका सारे मैटर को सेफगार्ड करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को बनाया गया, ठीक है। जो भी उसका जैसे शेड्यूल कास्ट है, मान लीजिए उसको ऐसा मतलब उसको मतलब लिफ्ट करने के लिए, मतलब उसको उठाने के लिए, उसको जैसे इकोनॉमिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या उसके लिए लीगल का मतलब काम करना होगा। जो भी लीगल मैटर होता है ना शेड्यूल कास्ट का, उसको सारे रेगुलेट करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जैसे अलग होता है नेशनल कमीशन, जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया, तो एससी के लिए अलग से नेशनल कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और एसटी के अलग ही बनाया गया है। जो भी आर्टिकल 338 के अंतर्गत में लाया गया है, इसका भी सिमिलर फंक्शन है। जो भी नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है ना, उसका मतलब लीगल मैटर और जो भी मैटर है ना, उसको मतलब उस मैटर को सेफ गार्ड करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को बनाया गया है। जो भी इसका चेयर स्ट्रक्चर होता है, जैसे चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें भी सेम है, चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, अदर मेंबर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे ओबीसी लिए, इसके लिए भी अलग से एक संवैधानिक बॉडी बनाया गया है, जो कि आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? जो भी ओबीसी का है ना, तो इन्वेस्टिगेट करता है, जो भी इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर करता है ऑल मैटर, जो भी ओबीसी का मैटर है ना, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है और मॉनिटर करता है, जो ताकि वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल में लीगल जो भी उसका लीगल है और सेफगार्ड है, जो भी बैकवर्ड ओबीसी का मतलब बैकवर्ड का मतलब सेफगार्ड करना है, उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वो भी मतलब देखभाल ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस
प्रोसेस देखता है। इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और अदर मेंबर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसे अटॉर्नी जनरल का जैसे आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? अटॉर्नी जनरल का फंक्शन है चीफ द लीगल एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब खिलाफ केस कर दिया, ठीक है, तो उस केस को लड़ने के लिए कोई तो वकील चाहिए ना। तो उस वकील को मतलब उस वकील को बोला जाए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वकील मतलब केस लड़ता है तो उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलता है। वो जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पर केस किया ना, सारे मतलब जो भी केस को दे मतलब केस के रिलेटेड जो भी कुछ बोलना है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलता है, ठीक है। ताकि वही मतलब बोलेगा कि हाँ मतलब वही केस उस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पर वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केस लड़ेगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर होता है जो कि ये मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। आज यही पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डिटेल से डिस्कशन